नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आपका वेदांत गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है सी लेवल चेंज यानी समुद्र स्तर परिवर्तन। अगर हम लोग समुद्र जल स्तर परिवर्तन की बात कर रहे हैं यानी अगर सी लेवल चेंज की बात कर रहे हैं तो उसको समझने से पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली सी लेवल क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी दुनिया में उसी का एक रिजल्ट है जो हमें सी लेवल के चेंज के रूप में दिख रहा है। अगर हम लोग एवरेज सी लेवल चेंज की बात करें तो अभी तक लगभग 23 सेंटीमीटर यानी 8 इंच तक सी लेवल चेंज हो चुका है। यानी समुद्र स्तर का स्तर है वो 8 इंच अपने स्तर से ऊपर बढ़ जा चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण जब से शुरू हुआ तब से अगर हम बात करें तो हर साल जो हमारा एवरेज सी लेवल है वो 0.13 इंचेस बढ़ रहा है। ठीक है। और यानी और सिर्फ रीसेंट 25 सालों की बात करें यानी सिर्फ 1995 से 2020 की बात करें तो ये जो सी लेवल चेंज हो रहा है इसके ग्रोथ इसके रेट में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया है या फिर इसका जो रेट था सी लेवल चेंज होने का या बढ़ने का वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सिर्फ 25 सालों में ही हमको देखने को मिलता है कि 3 इंचेस तक सी लेवल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो देखिए जो काम 100 सालों में हो रहा था वो यहाँ पे केवल 25 सालों में हो रहा है। ठीक है। तो बहुत बड़ा रेट है, जो रेट है वो सी लेवल चेंज का वो बहुत यहाँ पे बूस्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, रीजन्स वर्नेबल टू सी लेवल राइज। अब बात कर रहे हैं कि समुद्र स्तर बढ़ रहा है, समुद्र स्तर बढ़ रहा है तो जनमानस को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है या फिर कंट्रीज इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं। तो देखिए पूरे इस विश्व के नक्शे में जहाँ पे भी जो रेड कलर से मार्क है या फिर रेड कलर जहाँ पे दिख रहा है ये वो रीजन है देशों के जो समुद्र स्तर के परिवर्तन होने पे सबसे पहले प्रभावित होंगे या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो अगर समुद्र का स्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहे तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे समुद्र का जल सबसे पहले एंटर करेगा। ठीक है। तो अमूमन आप देखें कि पूरा जो विश्व है लगभग हर देश इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होगा। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं सी लेवल चेंज के लिए। तो दो फैक्टर्स को मैंने डिफाइन किया है, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। अगर एक्सोजेनिक फैक्टर की बात करते हैं यानी जो फैक्टर्स होते हैं पृथ्वी के बाहर वाले फैक्टर्स, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सोलर वेव्स का। सोलर वेव्स सूर्य से निकली हुई वो वेव्स होती हैं जो हमारी पृथ्वी फेस करती है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है इसका इम्पैक्ट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, होगा 6 महीने के लिए, हफ्ते के लिए या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 या 2 साल के लिए। तो इसमें जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑल्दो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा सी लेवल चेंज में इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये क्या होगा, एक क्षणिक मात्र के लिए होगा, थोड़े ड्यूरेशन के लिए होगा, उसके बाद पृथ्वी अपने एवरेज टेम्परेचर को गेन कर लेती है। ठीक है। अगर यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की बात आ रही है तो जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इंडोजेनिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो इंडोजेनिक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम योगदान जो है वो है मानव का, क्योंकि मानव जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं उनका उत्सर्जन कर रहा है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ रहा है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन है वो हमारी ट्रैप हो जाएंगी और जो सूरज की ऊष्मा है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी का एवरेज तापमान बढ़ता चला जाएगा और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पोलर आइस कैप्स हैं या फिर जो ध्रुव पे जमी हुई बर्फ़ है या फिर हमारे पहाड़ों पे ग्लेशियर्स में बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी। कई कई बार ऐसा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सब एक ही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्लाइमेट चेंज का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने इनिशियली में आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा सी लेवल राइज कर रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर एक छोटा बॉक्स मान लें सी लेवल चेंज को तो उसको किस में रखा गया है, ग्लोबल वार्मिंग को, और ग्लोबल वार्मिंग किसके अंदर रखा गया है, क्लाइमेट चेंज के लिए। यानी होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, क्लाइमेट चेंज की, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल चेंज हो रहा है।
ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है अगर उसमें राइज हो जाता है तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अगर देखिए इस वाली इमेज में जो हमारे सामने है उसमें अगर हम बात करें 1880 से 2020 तक, तो यहाँ पे हमको एक कंसिस्टेंटली एक राइज इन टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है। 1880 से 2020 का अगर ग्राफ देखें तो हमेशा ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है, ऐसा कुछ ऊपर जाता हुआ ग्राफ दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उस ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट आ रहा है, इनडायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, वो है सी लेवल राइज। ठीक है। अब सी लेवल राइज में और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है कॉजेज में। तो सबसे पहले है थर्मल एक्सपेंशन। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है या फिर पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, तो अगर उसका एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, गर्मी से बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघल के कहाँ जाएगी, नदियों के माध्यम से वो होते हुए एट लास्ट में ओशियंस तक पहुँचेगी। ठीक है, महासागरों में जाएगी, और उसके बाद अगर महासागरों में सारा पानी एक्युमुलेट होगा या इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे महासागर का जल स्तर भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, जो समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहीं कहीं ना कहीं बह के जाएंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, फ्लैश फ्लड्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उसके बाद जो एंटार्क्टिक और आर्टिक रीजन्स में जो आइस शीट्स हैं वो भी मेल्ट होंगी। तो अगर मान ले हम कह रहे हैं कि सारी बर्फ़ पिघल रही, सारी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि सारी दुनिया की बर्फ़ पिघल जाएगी तो कितना टेम्परेचर, ये कितना जो सी लेवल है वो राइज होगा, अराउंड 216 फीट, यानी 216 फीट जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ जाएगा अगर दुनिया की सारी बर्फ पिघल जाती है तो सोचिए अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि 1 फीट के बढ़ने पे कई सारे कंट्रीज के रीजन्स ऐसे हैं जो सबमर्ज होने की बात कर रहे हैं। 1 या 2 मीटर के बढ़ने पे बहुत बड़ा रीजन डूब जाएगा, तो यहाँ पे 216 फीट बढ़ रहा है। तो कितने सारे मतलब कितनी सारी कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएंगी फ्लड्स के लिए, कोस्टल फ्लडिंग के लिए, या फिर सी लेवल चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस से। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि जो चेंज आया है पहले और आज के दौर में, यानी 1980s में या फिर उससे भी पहले जो रिकॉर्ड हुआ है कि ग्लेशियर कितना पहला है, तो उसका एक कंपैरेटिव चार्ट देख लीजिए। पहली इमेज में हमको आर्टिक सर्किल को दिखाया गया है कि 1984 में यहाँ पे आर्टिक सर्कल के पास में देखिए आइस शीट्स कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है। और सॉरी, और जब 2019 में जब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था तो आइस शीट्स बहुत कम हो गई थी। सिमिलरली उसके नीचे हमने देखा कि 2008 में जो ग्लेशियर है वो कितना बड़ा था, और 2018 तक आते आते ऐसे कई सारे ग्लेशियर्स हैं जो विलुप्त हो गए थे या ख़त्म हो गए थे, या फिर ख़त्म होने की पिघल कर वो समाप्त हो गए थे। इसी तरीके से कई सारे माउंटेन्स हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स थे, और वहाँ पे 2012 या फिर 1900 के कंपैरेटिव अगर इमेज खींची गई थी तो वहाँ पे आज सिर्फ नंगे पर्वत हैं और वहाँ पे कोई भी हिम चादर नहीं बची है। ये कुछ और इमेजेस हैं। ओलंपिक नेशनल पार्क दैट इज इन वॉशिंगटन यूएसए। ठीक है। तो इसमें 1899 यानी 1900 के आसपास और 2008 यानी 100 सालों का डिफरेंस दिखाया गया है कि 100 सालों में देखिए कैसे ग्लेशियर्स पूरे खत्म हो गए हैं वहाँ पे उस रीजन में। और यहाँ पे 1940s में और 2006 में कंपैरेटिव इमेज दिखाई गई है कि जो ग्लेशियर्स पहले उसमें थे, बर्फ की फॉर्म में थे। ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे अब पॉन्ड्स बन गए हैं, लेक्स बन गए हैं, और वो बर्फ पिघल के पूरा पानी हो गया है या फिर वो खत्म हो गया है। अगर हम हिमालय की बात करें या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि दुनिया में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो भारत में क्या परिवर्तन हो रहा है, या भारत की जो हिम चादरें थी या हिमालयन बेल्ट थी वहाँ पे क्या परिवर्तन देखने को मिला है। तो देखिए 1956 में और 2007 में एक ऑटम का हम लोगों को कंपैरेटिव इमेज दिखाई गई है कि जहाँ पे क्या है
कि जहाँ पे हिम चादरें थी पहले, अब वहाँ पे हिम चादरें भी बहुत कम हो गई हैं पहाड़ों पे। और जो लेक्स वहाँ पे जमी रहती थी, बर्फ की कंडीशन में थी या फिर आइस फॉर्म में थी, अब क्या हो गया है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी बर्फ सारी पिघल गई है। इसी तरीके से गंगोत्री ग्लेशियर्स वगैरह हैं, वहाँ पे दिखाया गया है कि कई सारी जो ग्लेशियर्स थी वो कई किलोमीटर्स तक थी, अब वो कई किलोमीटर्स पीछे खिसक गई हैं। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो हिम चादरें हैं या फिर जो माउंटेन पीक्स हैं, पहाड़ के जो पीक हैं, उन पे क्या है, बर्फ पिघलती जा रही है। ठीक है, वहां से बर्फ भी पिघल रही है। तो हमने देखा कि आर्टिक एंटार्क्टिक रीजन में भी बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है। और और जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट की बात, इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हिम चादरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। अगर ये सारा जो फैक्टर है, ये बेसिकली क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर हिम चादर अगर पिघलेगी और सारा पानी जो समुद्र में जाएगा, या फिर आर्टिक ओशन एंटार्क्टिक ओशन जब पिघलेंगे और उनकी वजह से जो सी लेवल राइज करेगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे या फिर उसका जो परिणाम क्या होगा, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इट विल कंटेमिनेट आवर ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है उसको दूषित कर देगा। क्यों? क्योंकि जो कोस्टल फ्लडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जो कोस्टल रीजन था, उसमें क्या हो जाएगा, पूरा समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के रिसोर्सेज होंगे वो खत्म हो जाएंगे या फिर कंटेमिनेट हो जाएंगे या सलाइन हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आएगी। फार्मिंग के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती आ जाएगी, क्योंकि जो कोस्टल रीजन में अगर फ्लडिंग आएगी बहुत बड़े पैमाने पे, तो क्या होगा, जब समुद्र का पानी अंदर घुसेगा तो वो अपने साथ लवण भी लाएगा। ठीक है, सलाइन लाएगा, सॉल्ट होता है समुद्र के नमक में, जिसकी वजह से जमीन अनप्रोडक्टिव हो जाएगी और एक फर्टाइल लैंड जो है वो एक बंजर लैंड बन जाएगी। तो फार्मिंग भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस आएगा, फार्मिंग ना कर पाना। और जो कोस्टल प्लांट लाइफ है, उनके लिए भी एक चैलेंज आएगा, क्योंकि अभी जो कोस्टल बेल्ट पे जो हमारे पौधे हैं या पेड़ हैं, वो क्या है, फ्रेश वाटर में उगने वाले पौधे हैं। लेकिन जब एरिया वो सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सलाइन वाटर के लिए वो उनकी एडेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब अगर पेड़ पौधे का नुकसान होगा या फिर वहाँ की वेजिटेशन का नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर डिपेंड होने वाले वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल्स हैं या फिर जो वहाँ पे जीव या जंतु हैं, तो उनका भी विनाश होगा। तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड एट लास्ट, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की या फिर मुद्रा की, तो इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से हैम्पर करने के ये सारी चीज़ें जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हैम्पर करेंगी किस पे, मॉनिटरी फैक्टर पे। ठीक है, अगर लोग वहाँ से पलायन करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोस्टल बेल्ट पे कहाँ टूरिज्म होता है, तो टूरिज्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पैसा नहीं आएगा। लोग रहते हैं, रिसोर्ट्स जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए बीचेस पे, अब वो सब भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो लोग समुद्र के किनारे बसते हैं, मछली पालते हैं या फिर फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है, अब क्या होगा, अब वहाँ पे फ्लडिंग आ जाएगी तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके का माइग्रेशन होगा, फोर्सफुल। ठीक है, यानी फोर्सफुल पलायन करना पड़ेगा उनको। तो अब उनका जो पलायन होगा अपने घर या फिर अपनी जो पैतृक संपत्ति है उनको छोड़ने पे, तो उनको इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इनडायरेक्ट लॉस किसको होगा, कंट्री को ही होगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा एक नेशन को लॉस होने वाला है वो ये है कि अगर समुद्र का जल बढ़ता है और वो इनकी कंट्रीज की टेरिटोरियल बाउंड्री में पेनिट्रेट करता है, यानी अगर उनकी बाउंड्री के अंदर आएगा, तो उनका एरिया भी तो कम हो रहा है ना कंट्रीज का, तो जो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विश्व में जो कंट्रीज हैं वो कितना इम्पैक्ट हो रही हैं। अगर देखें इस मैप में, अगर इंडिया और चाइना की बात करें या साउथ ईस्ट एशियाज की कंट्रीज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित यही क्षेत्र होगा। अराउंड 10 to 50 मिलियन ऑफ पीपल जो होंगे वो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ब्राज़ील, फिर यूएसए, अफ्रीका के कुछ देश, इजिप्ट हो जाएगा, और यूरोप के कुछ देश इससे अफेक्टेड होंगे। और उसके बाद में कहीं ना कहीं दुनिया के कई सारे देश
इससे कम या ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सी लेवल चेंज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा है जो त्वरित नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सोएंगे आज और कल 10 मीटर का पानी बढ़ जाएगा, बहुत धीरे धीरे पानी बढ़ेगा। इसीलिए हमको शायद फील भी नहीं होता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और हम लोग उस खतरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वही बात हो जाएगी कि जैसे किसी विपत्ति के टाइम में ऑस्ट्रिच अपना सर रेत में छिपा लेती है, तो उसका क्या टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेत के अंदर उसका सर चला गया तो इसका मतलब खतरा चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेसिकली खतरा है और हमको उसको फेस करना है। ठीक है, तो लेकिन जो दुनिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस कंसर्न को लिया है सीरियसली और उसको एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके पैरा 13, 14 और 15 में जो 13 क्लॉज है उसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, यानी क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। 14 में लाइफ बिलो वाटर कंजर्वेशन की बात की गई है और 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात की गई है। तो देखिए, जब सी लेवल चेंज होगा तो ये तीनों जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। तो अगर हम सस्टेनेबल गोल्स को अपने फुलफिल कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग इन गोल्स को भी फुलफिल करने के बाद में हम लोग सी लेवल चेंज को थोड़ा सा रोक सकते हैं या फिर जो उसका इम्पैक्ट है उसको डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं इसके लिए। आज की जो स्लाइड का क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी जो हमारी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें इसकी जो टाइमलाइन है वो कब तक है। यानी ये शुरुआत तो 2015 से हो रहा है, लेकिन इसको कब तक पूरा करना है। तो आपको आंसर में कमेंट में ये बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टाइमलाइन। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। लेकिन आज हमने देखा कि सी लेवल चेंज से हमारे कैसे कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है। और जो सी लेवल चेंज है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो किसकी बॉडी से हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से हमारा सी लेवल चेंज हो रहा है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो इस दिए हुए मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।